एपिसोड में हम उन सीनियर डॉक्टर्स के नाम आपको बताएंगे कि कैसे वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के न होने के बावजूद भी इस अस्पताल में आते हैं, लेडी डॉक्टर की लाश और उसके लाश की पोजीशन को देखते हैं। इसके बाद वे प्लानिंग बनाते हैं कि किस तरीके से इस सामूहिक बर्बरता व मर्डर कांड को एक आम आत्महत्या का रूप दे दिया जाए। उन्होंने सबूत मिटाने की प्लानिंग की और कुछ डॉक्टरों को यह प्रचारित करने का काम सौंपा कि आप लोगों को बताओ, यह कांड सामूहिक यौन दुष्कर्म व मर्डर नहीं बल्कि एक आम सुसाइड का मामला है। आइए अब देखते हैं कि ये डॉक्टर्स कौन थे, कैसे आए थे और प्रिंसिपल संदीप घोष इस पूरे घटनाक्रम के प्रमुख बिंदु कैसे बन जाते हैं। अब तक बताई गई जानकारी कि लाश को सबसे पहले किसने और कब देखा, इस संबंध में काफी विरोधाभास पूर्ण बातें आपको सुनने को मिली होंगी, परंतु सच्चाई कुछ दूसरी ही थी। इस मामले को बहुत ज्यादा उलट पुलट करके प्रचारित करने का प्रयास किया गया है। पूर्व में भी हम जो चर्चा कर चुके हैं कि प्रिंसिपल संदीप घोष की सारी गतिविधियां अब तक किस तरह से संदेहास्पद रही हैं, उसके पीछे जो वास्तविकता थी वह हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमारे पास एक एक्सक्लूसिव जानकारी है जिसमें साफ तौर पर पता चलता है अस्पताल के गार्ड सुबह सुबह 5 बजे लाश को देखता है। इसके बाद वह गार्ड क्या करता है, किसे बताता है, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, केस की सरकारी फाइल में यह दिखाया गया है कि सुबह जब प्रोफेसर और डॉक्टर मरीजों को देखने राउंड पर आए और मृतिका को साथ लेने के लिए सुमित्रा नामक लड़की के द्वारा उसे बुलाया गया, तब जब सुमित्रा मृतिका को बुलाने जाती है तब वह सुबह के 9 बजे पर पहली बार लाश को देखती है। ऐसा सरकारी रिकॉर्ड में बताया गया है। इसके बाद वह डॉक्टर्स को बताती है और इसके बाद आगे की सारी कार्यवाहियां की जाती हैं। परंतु हकीकत में क्या हुआ था, किन किन बातों को छिपाकर नई कहानी बना ली गई थी, इसका खुलासा हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। सुबह 5 बजे से जब से लाश को देखा गया तब से लेकर रात 7:40 तक कब कब किस टाइम पर क्या क्या चीजें हुई हैं, यह जानकारी जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे एक अस्पताल के अंदर इतना बड़ा बर्बर कांड, यौन शोषण व हत्याकांड हो जाने के बाद भी उसे दबा देने का प्रयास किया जाता है, उसे आत्महत्या का रूप दिए जाने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए कैसे कैसे कृत्य किए जाते हैं और इस पूरे केंद्र बिंदु में प्रिंसिपल साहब की जो भूमिका देखने को मिलती है, यह भी आपको देखने को मिलेगा। षड्यंत्र में इन 7 डॉक्टरों ने क्या क्या करिश्मा किया, यह भी आपको देखने को मिलेगा। हम उनके नाम व पोस्ट भी बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि कैसे उनके तार बंगाल सरकार के साथ जुड़े हुए हैं और वे क्यों इतने खासम खास हैं कि उनका नाम अपराध की सरकारी फाइल पर तो आ ही नहीं सकता है। इस वीडियो का लक्ष्य सिर्फ आप सभी को जागरूक करना है, जिससे आप इस तरह के हादसों से अपने आप को बचा सकें। आप भले ही चैनल को सब्सक्राइब ना करें, परंतु इस वीडियो को एक लाइक देकर इस मुहिम का हिस्सा अवश्य बनिए। बढ़ते हैं पुनः क्राइम केस की ओर। ये जूनियर डॉक्टर्स जिन्हें सीबीआई ने उठा भी लिया है, परंतु वे सीनियर डॉक्टर कौन हैं जिन्होंने प्रिंसिपल के पक्ष में केस को तोड़ मरोड़ कर लीपापोती करके केस को आत्महत्या का रूप देने का ताना बाना तैयार कर डाला और उनकी योजना के अनुसार ही सारे स्टाफ से लेकर पुलिस तक ने अपनी कार्यवाहियों को अंजाम दिया। अभी सीबीआई ने जो अपनी स्टेटस रिपोर्ट तैयार किए हैं उसमें उन्होंने गैंग यौन शोषण की बात को नकारा है। दोस्तों, इस केस में संजय राय जरूर शामिल है, लेकिन वह मुख्य किरदार तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एविडेंस मिटाने की कोशिश की है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये कोशिश की है कि हॉस्पिटल का ये राज कभी भी बाहर ना आ पाए। कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं, ऐसे इंटर्न्स हैं, ऐसे जूनियर्स हैं या वहाँ के विभागाध्यक्ष हैं जिन्होंने केस को दबाने के लिए ताना बाना बुन डाला और सारी कार्यवाहियां उनकी योजना अनुसार ही की गई। उन्होंने कहा कि इस खबर को किसी भी तरह से मीडिया में नहीं आने देना चाहिए, लोगों को नहीं पता लगना चाहिए कि जिस लड़की की बेरहमी से यौन शोषण करके
बर्बरता से उसकी हत्या कर दी गई, बल्कि आप लोग यह खबर फैलाने का प्रयास करो कि उस लड़की ने अपने किसी बात से परेशान होकर उसने स्वयं ही मौत का रास्ता चुन लिया है। जबकि हमारे पास एक रिपोर्ट है जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड ने दावा किया है कि लाश को 5 बजे सुबह उसने देखा था। कि हकीकत तो यह है कि 9:30 बजे का जो ऑफिशियल टाइम होता है उस समय सुबह सुबह ड्यूटी चेंज होने का टाइम होता है। अब जो लोग नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे थे वे सामान्यतः चले जाते हैं और उनके स्थान पर दूसरे डॉक्टर्स व अन्य स्टाफ आ जाते हैं। अब जबकि सबकी ड्यूटी चेंज होनी थी, रजिस्टर मेंटेन होने थे, तो ऐसे में लेडी डॉक्टर को किसी ने देखा नहीं और इसीलिए एक पीजी का स्टूडेंट उनको ढूंढते हुए गया और उसे सेमिनार हॉल में मृत अवस्था में पाया। तब वह घबरा जाता है, परंतु अभी तक यह सामने नहीं आया है कि वह पीजी स्टूडेंट कौन था। इसके बाद पीजी का वह स्टूडेंट सीधे एचओडी अरुण दत्ता चौधरी और प्रिंसिपल संदीप घोष को कॉल करता है। वहीं प्रिंसिपल संदीप घोष जो निरंतर इस केस में उलझते चले जा रहे हैं, जिन पर करप्शन व अन्य क्राइम के बहुत सारे चार्ज लगे हुए हैं। एचओडी अरुण दत्ता और प्रिंसिपल संदीप घोष को इस बात की खबर मिलती है कि अस्पताल के अंदर उन्हीं के अंडर में काम करने वाली एक लेडी डॉक्टर की लाश बहुत बुरी अवस्था में सेमिनार हॉल में पड़ी हुई मिली है। और कुछ नाम सुनिए। सेमिनार हॉल में पहुंचने वाले 4 सबसे खास नाम यूनिट इंचार्ज और असिस्टेंट प्रोफेसर सुमित कुमार तापदार और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट देवेपायन विश्वास, पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सुशांता कुमार राय और काउंसिल के मेंबर डॉक्टर अविका डे। इनमें से सुशांता कुमार और अविका डे यह दोनों इस अस्पताल से भी नहीं है। जब लाश को सेमिनार हॉल में देखा जाता है उसी समय ये 4 लोग सेमिनार हॉल में पहुंचते हैं और इनकी एक मीटिंग होती है। मीटिंग में ये लोग तय करते हैं कि इस यौन शोषण व बर्बर मर्डर को किस तरीके से मीडिया, स्टूडेंट्स और बाकी लोगों के सामने रखना है, पुलिस के सामने कैसे पेश करना है और कैसे सबको गुमराह करना है, जिससे कि यह कांड आत्महत्या का केस बन जाए। यहाँ तक तो यह साफ था कि जो ट्रेनी डॉक्टर है उसकी हत्या हुई है, जिस तरह से उस पीजी के जो स्टूडेंट ने देखा। अब डेड बॉडी जब दिखती है तब एचओडी और प्रिंसिपल संदीप घोष को बताया जाता है। उसके बाद उस कॉलेज के जो सुमित और देवेपायन हैं उनको जिम्मेदारी दी जाती है। इसके लिए कॉल करके उनको बुलाया जाता है संदीप घोष और वहाँ के मैनेजमेंट के द्वारा कहा जाता है कि देखिए जो अमुक लेडी डॉक्टर की जो वारदात हो गई है, तो अब ऐसे में आपको एक खबर फैलाना है। इस तरह की खबर फैलाने की जिम्मेदारी आपको दी जाती है। वो पूछते हैं कि कैसी खबर फैलाने की जिम्मेदारी दी जाती है। तब ये कहते हैं कि कैसे भी करके आप इस वारदात को जो एक मौत हुई है उसको एक साधारण मौत के तरीके से बदल दीजिए। मीडिया और स्टूडेंट्स में यह बता दीजिए कि यह जो मौत हुई है यह एक तरीके से सुसाइड है या उस लड़की ने खुद ही मौत का रास्ता चुन लिया है। इन दोनों के साथ प्रॉपर एक मीटिंग ली जाती है, इन्हें समझाया जाता है और इन्हें काम दे दिया जाता है कि आपको जो कहा गया है उसे बड़ी चतुराई के साथ करना है, जिससे लोगों को लड़की के द्वारा आत्महत्या करने के काम पर भरोसा हो जाए। परंतु दूसरी तरफ जब ये षड्यंत्र रचे जा रहे थे उसी समय जिस तरह से पीजी के स्टूडेंट ने पहली बार जब इस लाश को देखी थी, तब धीरे धीरे वास्तविक बात स्टूडेंट्स में फैल जाती है और स्टूडेंट्स को पता लग जाता है। जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं और तभी यह जो खबर है यह मीडिया में भी पहुँच जाती है और धीरे धीरे जो वास्तविक खबर होती है उसकी खबर बननी शुरू हो जाती है। सबको यह लगने लगता है कि एक लड़की की लाश पड़ी हुई है जो मेडिकल कॉलेज की ही स्टाफ है, जो यहीं की स्टाफ मेंबर है, एक डॉक्टर है, उसके साथ कोई घटना या कोई वारदात हो गई है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा काम जो सुमित और देवपायन को दिया गया था, इनका नाम आप ध्यान से सुनिए कि इन्हीं दोनों को जिम्मेदारी दी गई थी
कि आप कैसे भी करके इस मौत को साधारण मौत बताइए, जिससे स्टूडेंट्स को लगने लगे कि उस डॉक्टर लड़की ने मौत को गले लगा लिया, यानी आत्महत्या कर लिया। ये दोनों स्टूडेंट्स तक पहुंचते हैं और वहाँ बता बता कर प्रचारित करने लगते हैं कि अरे, एक पीजी की स्टूडेंट थी जो लेडी डॉक्टर थी, वो काम भी कर रही थी, तो उसने इस तरह से आत्महत्या कर लिया। वह किसी चीज़ से बहुत परेशान थी, डिप्रेशन में थी और उसने मौत को गले लगा लिया। इस प्रकार से उसके द्वारा आत्महत्या करने की बात फैलाती जाती। अब जो दो डॉक्टर्स और थे जिनकी संदीप घोष के साथ मीटिंग हुई थी, वे कौन थे? वे थे सुशांता कुमार और डॉक्टर अविक। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आरजीकर मेडिकल कॉलेज से है ही नहीं। और यहाँ पर हम आपको एक नाम और बताते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट वो नाम है। दरअसल एक डॉक्टर श्यामापदा दास हैं, जो कि ममता बनर्जी के खासम खास हैं। यूँ कहिए कि ये ममता बनर्जी के फैमिली डॉक्टर हैं। और जब 2004 में ममता बनर्जी को फ्रैक्चर हुआ था, उनके सिर पर भी चोट आई थी, उस समय उनकी पसलियाँ भी टूट गई थी, तब से वो उनका इलाज कर रहे हैं। इस तरह से वे उनके फैमिली डॉक्टर हैं और वे उनके बहुत खास माने जाते हैं। और डॉक्टर श्यामापदा दास के खासम खास हैं सुशांता कुमार और डॉक्टर अविक। अब जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इस तरह की एक वारदात होती है, तो दो डॉक्टर जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ही हैं, उन्हें डॉक्टर संदीप घोष द्वारा काम दिया गया कि आप स्टूडेंट और मीडिया को संभालिए और उन्हें खबर फैला दीजिए कि भाई यहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई, कोई मर्डर नहीं हुआ है, कोई यौन शोषण नहीं हुआ है, बल्कि एक लड़की ने स्वयं ही मौत का रास्ता अपनी समस्याओं के चलते चुन लिया है और उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया है। लेकिन जो दो डॉक्टर बाहर से बुलाए जाते हैं, इनके साथ भी उसी सेमिनार हॉल में सोचिए, इन लोगों ने भी जो यहाँ इस हॉस्पिटल के थे भी नहीं, उन्होंने भी उस लड़की की लाश देखी और वे भी 1-1.5 घंटे तक उस मीटिंग में भाग लेते हैं। अब योजना के अनुसार 9:30 बजे प्रिंसिपल को घटना का पता लगता है। उसके बाद 10:10 के आसपास जब पुलिस को बताया जा रहा होता है, तो उतनी देर तक ये लोग मीटिंग ही कर रहे होते हैं और यह तय करते हैं कि किस तरीके से हमें आगे खबर फैलाना है। अब जो बाहर से जो दो डॉक्टर्स आए थे, सुशांता कुमार और अविक, उनके द्वारा भी सजेशंस दिए जाते हैं। जो मेडिकल कॉलेज का स्टाफ था, उनको ये बताया जाता है कि देखिए, हमने दो डॉक्टर्स को लगा दिया है स्टूडेंट्स और मीडिया को समझाने के लिए, लेकिन अब आपका काम है कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए, लड़की के पेरेंट्स और उसकी फैमिली को आप किसी भी तरीके से कन्वे करिए कि यह एक साधारण मौत है। अब इसके बाद एक नाम एक लेडी डॉक्टर का भी सामने आता है, जिसने लड़की की फैमिली को कॉल किया। इसके नाम के विषय में अभी सस्पेंस है, इसके नाम का पता नहीं चल पाया है। यह पूर्व में बताए गए 6 नामों में, जिसमें प्रिंसिपल भी शामिल है, इसके अलावा है। इनके बाद इस महिला का नाम 7वां है। उसका भी पता सीबीआई